नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो क्लास 11th में शुरू होता है और क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की। आज का हमारा मिशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन पिलर्स को समझना जिन पर ये पूरी फील्ड टिकी है। मतलब कार्बन में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है, और इतने सारे कंपाउंड्स का नाम कैसे रखा जाता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या चक्कर है, कैसे वो रिएक्शंस करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भाई ये पूरी कहानी कार्बन के आसपास ही क्यों है? देखिए, कार्बन इसीलिए खास है क्योंकि उसका नेचर बड़ा वर्सेटाइल है। इसमें कुछ खास बातें हैं। पहली, टेट्रावेलेंसी, मतलब कार्बन एक साथ 4 दूसरे एटम से जुड़ सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरी, कैटेनेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स या रिंग्स बनाने की गजब की कैपेसिटी है। अच्छा, चेन्स और रिंग्स भी। हाँ, बिल्कुल। और तीसरी बात, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनाता, जरूरत पड़ने पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। और चौथी, आइसोमरिज्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से कार्बन लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स बना पाता है। लाइफ का बेस है ये। कमाल है, ये 4 गुण। अच्छा, और आपने कहा बॉन्डिंग, ये इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे करता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं मान लीजिए, पर उसके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी अलग अलग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर, मतलब हाइब्रिडाइज होकर, एक जैसी एनर्जी वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे sp3, sp2 या sp। इससे बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होती है। अच्छा, तो ये sp3, sp2, sp क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, सिंगल बॉन्ड्स। अगर sp2 है तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। समझ गई। तो कार्बन की ये वर्सेटाइलिटी और हाइब्रिडाइजेशन उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का चैंपियन बनाते हैं। लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स बन गए, इनका नाम कैसे रखते हैं? कोई सिस्टम तो होगा ना, कंफ्यूजिंग नहीं होता? हाँ, बिल्कुल सिस्टम है, वरना तो कैओस हो जाता। इसके लिए IUPAC सिस्टम है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक यूनिक अनएम्बिगुअस नाम रखा जा सके, पूरी दुनिया में एक ही नाम चले। अच्छा, तो ये रूल्स कैसे काम करते हैं? कुछ बेसिक आइडिया? हाँ, बेसिक आइडिया ये है, पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चुनते हैं, ये पेरेंट नेम या रूट वर्ड बनता है। फिर चेन से जुड़े दूसरे ग्रुप्स, जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है तो उसे पहचानते हैं। फिर चेन की नंबरिंग करते हैं। कोशिश ये रहती है कि फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। और आखिर में नाम एक खास ऑर्डर में लिखते हैं। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर रूट वर्ड, चेन की लंबाई, फिर बॉन्ड टाइप एन इनियाइन, और फिर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का नाम। हम इसे शॉर्ट में SRBF रूल भी कह देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। ओ, SRBF। जैसे अगर CH3 CH2 CH2OH है तो सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो Na, और OH ग्रुप है तो ओल। नंबरिंग करेंगे तो OH को 1 मिलेगा, तो नाम हुआ प्रोपान 1 ओल। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। और मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो 3 कार्बन मतलब प्रॉप, डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है तो प्रॉप 1 इन। एग्जैक्टली। देखिए कितना सिस्टमैटिक है। हाँ, कुछ पुराने कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स भी चलते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, पर IUPAC सिस्टम ज्यादा लॉजिकल और यूनिवर्सल है। ठीक है, तो नाम रखना आ गया, पर ये मॉलिक्यूल्स चुपचाप तो रहते नहीं, रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन क्यों होता है? मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन्स का कुछ लेना देना है इसमें, देयर मूवमेंट। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का ही है।
कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर हो ये जरूरी नहीं, उनमें थोड़ा सा शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट होता है और यही उनकी रिएक्टिविटी तय करता है। दो इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होता है? ये सिग्मा बॉन्ड में होता है। जब बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बनता है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है और चेन में आगे भी थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिट होता है। ग्रुप्स या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले माइनस आई इफेक्ट हो सकते हैं जैसे NO2, या इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई इफेक्ट जैसे अल्काइल ग्रुप्स CH3। समझिए जैसे टग ऑफ वॉर में एक टीम थोड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का स्थायी खिंचाव है। और दूसरा इफेक्ट? दूसरा बहुत पावरफुल इफेक्ट है रेजोनेंस, जिसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉन्ड या एटम पर फिक्स नहीं रहते, वो मॉलिक्यूल के एक हिस्से में या कभी-कभी पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। इससे मॉलिक्यूल को जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। बेंजीन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। बेंजीन, हाँ, उसमें तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं। बिल्कुल, वो डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस है। ये सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं देता बल्कि रिएक्शन साइट्स भी बताता है। एरोमेटिक केमिस्ट्री तो पूरी इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हैं, पर इंडक्टिव और रेजोनेंस फाउंडेशनल हैं। अरे वाह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ये डांस ही तय करता है कि मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। अब ये बताइए, जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड्स टूटते कैसे हैं? शुरुआत कैसे होती है? बहुत बढ़िया सवाल। बॉन्ड टूटने को बॉन्ड फिशन कहते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, होमोलिटिक फिशन। होमो मतलब सेम। इसमें बॉन्ड बिल्कुल बीच से टूटता है, सिमेट्रिकली। बॉन्ड बनाने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों एटम्स को एक एक वापस मिल जाता है, बराबर बंटवारा। इससे बनते हैं फ्री रेडिकल्स। इनके पास एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स। और दूसरा तरीका? दूसरा है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, इसमें बंटवारा अनइक्वल होता है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम ले जाता है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स गए वो बन जाता है नेगेटिव आयन, एनायन, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए वो बन जाता है पॉजिटिव आयन, कैटायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हें हम अक्सर कार्बायन माइनस और कार्बोकैटायन प्लस कहते हैं। अच्छा, तो या तो बराबर बंटवारा होमोलिटिक या फिर एक तरफा हेट्रोलिटिक। हाँ, और रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड टूटते नहीं, नए बनते भी हैं। इसमें हेल्प करते हैं रिएजेंट्स। दो तरह के मेन रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स E+ और न्यूक्लियोफाइल्स Nu-। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। और न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर हो। ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कार्बोकैटायन पर। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये अटैक करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं। बिल्कुल। और रिएक्शन कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि बीच में बनने वाले इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल कितने स्टेबल हैं। जनरली टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायंस और रेडिकल्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी 2 डिग्री, फिर प्राइमरी 1 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन के कई इंपॉर्टेंट स्टोन्स देखे। कार्बन की यूनिकनेस, IUPAC नेमिंग का लॉजिक, मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर और रिएक्शंस की शुरुआत। वाकई ये समझना बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे ये बेसिक प्रिंसिपल्स मिलकर इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री बनाते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि इन्हीं सिंपल रूल्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके साइंटिस्ट कितनी कॉम्प्लेक्स और यूजफुल चीजें बनाते हैं। नई मेडिसिन से लेकर नए मटेरियल्स तक सब इन्हीं फंडामेंटल्स पर बेस्ड है। कैसे एटम्स को अरेंज करके हम अपनी जरूरत के मॉलिक्यूल्स डिजाइन और सिंथेसाइज कर पाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स असल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलते हैं। इस पर जरूर सोचिए।